कि क्या मॉडर्न विज्ञान जो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सभी सिद्धांत मेजरमेंट से कंट्रोल होते हैं। क्या वह विज्ञान इमोशंस, जिसको कहते हैं भावनाएं, हमारी खुशी और दुख और हमारे जो कॉन्शियसनेस है, क्या उसका मेजरमेंट कर सकता है? क्या उसके उसके मेजरमेंट में वह सहयोग कर सकता है? इसका मतलब है कि क्या भावनाओं को, हम इमोशंस को हाई और लो और मीडियम रेंज में हम नाप सकते हैं क्या? क्या दुख का भी स्केलिंग हो सकती है? कम दुख, ज़्यादा दुख या मीडियम दुख, कुछ इस तरीके का स्केलिंग क्या हम कर सकते हैं? यह समझने के लिए जब हम देखते हैं कि हमारा मॉडर्न विज्ञान जो क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें मेजरमेंट्स को बहुत महत्व दिया गया है, हम देखते हैं कि जो महान वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी और उसके सिद्धांतों को डिस्कवर किया, उसमें मुख्यतः गैलीलियो का मैकेनिक्स, आइंस्टीन का रिलेटिविटी और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये जो तीन मुख्य सिद्धांत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और बहुत ग्रेट लेवल पर इनको समझा गया है और पहचाना गया है। और ये सभी फिजिकल एंटिटीज़ की मेजरमेंट को ये इंश्योर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इमोशंस का क्वांटिफिकेशन, जब हम बात करते हैं प्लेजर का क्वांटिफिकेशन, सुख का क्वांटिफिकेशन, खुशी का क्वांटिफिकेशन या दुख का क्वांटिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो यह सिद्धांत एक्सप्लेन करने में विफल होते हैं। यह इन फैक्टर्स का क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको और आगे जब बात करते हैं, तो क्या ये सिद्धांत हमारे ग्रोथ को, क्योंकि ये तीनों सिद्धांत मोशन के आधार पर काम करते हैं, तो मोशन प्राइम फैक्टर है। लेकिन जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लावर का खिलना, जैसे कि प्लांट का ग्रोथ होना, या एक ह्यूमन और किसी जानवर का जन्म से लेकर और समय के साथ उसका ग्रोथ होना, बढ़ना, ये सभी सिद्धांत उसको मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर नहीं कर सकते, ये दिखा नहीं सकते कि हम बढ़ रहे हैं। हमारी ग्रोथ का व्यू ये हमको नहीं दिखा सकते। बढ़ता हुआ फ्लावर हमको नहीं दिखता, हाँ उसका ग्रोथ एक्सपीरियंस हमको दिखता है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। उसी तरीके से फ्लावर तो बहुत छोटी, जो बहुत जल्दी बढ़ता है, उसकी पंखुड़ियाँ हम देखते हैं कि खिल रही हैं, लेकिन खिलती हुई मोमेंट नहीं दिखती है। उसी तरीके से हम जब देखते हैं कि कोई बच्चा है, वो जन्म से लेके बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये हम देखते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ हम कभी नहीं देखते। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ। क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट आए, जिनमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट आर, स्पीड ऑफ लाइट सी, उसी तरीके से वैक्यूम परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमेबिलिटी, ये सभी कांस्टेंट्स डिस्कवर किए गए और इन्होंने अपने लेवल पर चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया, प्रूफ भी किया। लेकिन ये सभी कांस्टेंट भी मोशन एट एटॉमिक लेवल पर, ये उस मोशन को, उस ग्रोथ को एक्सप्लेन करने में, विजिबल शो करने में असफल रहे। इसलिए अब क्या कहा गया है कि मोशन क्या है? अब बौद्ध फिलोसफी क्या कहती है? बौद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्धिस्ट जो हाइपोथेसिस, जो सिद्धांत हैं, उनका भी ये कहना है कि विदाउट मेजरमेंट, विदाउट मोशन, देर इज नो इमोशन। तो बिना मोशन के ना तो इमोशन है, ना तो प्लेजर है, ना तो सुख है, ना तो दुख है। बहुत इंटरेस्टिंग
ये सिद्धांत है कि मोशन एक फिजिकल एंटाइटी है जबकि ये एक बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे है, इसको समझने के लिए बौद्धिस्ट फिलॉसफी ने मोशन को बहुत महत्व दिया है और उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असफल रहा था, तो उस पॉइंट को बहुत पहले ही, जब क्योंकि बौद्धिस्ट फिलॉसफी का टाइम पीरियड क्लासिकल फिजिक्स के से बहुत पहले का पीरियड, उन्होंने कहा कि कलर और देयर ऑरिजिन, मतलब रंग और उनका उद्भव, ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा है, आज भी नहीं समझा पा। शेप्स, साइज और प्रोपोर्शंस, इनकी परफेक्ट डेफिनेशन और मेजरमेंट क्लासिकल फिजिक्स ने आज भी नहीं दिया। साइज मतलब व्हाट इज साइज, शेप कैसे बनता है, शेप नहीं समझा पाते। हम शेप और साइज को मेजर कर सकते हैं लेकिन उसका फीचर, उसका एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसी तरीके से सेंसेस, इमोशंस कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे समाप्त हो जाता है, क्लासिकल फिजिक्स इसके लिए बिल्कुल मौन है। उसने उस विषय पे कोई भी सिद्धांत अभी तक नहीं दिया है। बौद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि मेजरमेंट का जो डिटेक्टर है वह कोई यंत्र नहीं हो सकता। मेजरमेंट का डिटेक्टर हमारे शरीर में जो लिविंगनेस है, बेसिकली जो जो हम प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनमें जो सेंसेस हैं वो है मेजरमेंट के डिटेक्टर हैं। तो सेंसेस क्या है? हमारे पास 6 हमारी सेंसेस हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है और हमारा नासिका है। ये सेंसेस जो रिसीव करते हैं, और वो रिसीविंग और ट्रांसपोर्टेशन, बुद्ध फिलोसफी ने साफ साफ कहा है कि ये मेजरमेंट है और ये मोशंस पे डिपेंड करता है। कोई स्मेल हम ले रहे हैं तो वो एक जो जो केमिकल स्मेल है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसका मोशन है। जब मोशन होगा, हमारे रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके एक मोशन क्रिएट होता है और उसी से हम उस सेंस को, उस स्मेल को पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये एक इंटरनल स्केल है जो फिजिक्स कभी डिफाइन नहीं कर पाया है, और उस इंटरनल स्केल की वजह से ही हमारी सेंसेस इन सभी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी होते हैं उनको पहचानते हैं, और यह पहचान मोशन के आधार पर होती है। और उसी आधार पर बुद्ध फिलॉसफी ने लाइफ और लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, टाइप ऑफ प्लेजर, क्वांटिफिकेशन ऑफ प्लेजर और मेजरमेंट को स्टैब्लिश किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इमोशंस को का ओरिजिनेशन, इमोशन का क्वांटिफिकेशन और उनका मेजरमेंट, ये सभी चीज़ें बौद्ध फिलॉसफी ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। रिसेंट टाइम में, आज के युग में, इनको समझने के लिए फिजिक्स ने बहुत प्रयास किया, और क्वांटम फिजिक्स का जन्म ही एक्चुअली इन प्रोसेस को समझने के लिए ही हुआ। और जब क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं तो उस सिद्धांत के आधार पर ये क्लियर हुआ है कि क्वांटम फिजिक्स ने कहा है कि विदाउट मोशन नो सेंस। अगर किसी वस्तु में मोशन ना हो, मोमेंट ना हो, उसके एटम्स में मोमेंट ना हो, तो कोई सेंस नहीं बन सकता और वो सेंस प्रोपगेट नहीं हो सकता। तो मोशन इज मस्ट। लेकिन जो नेचर में जितनी मोशंस हो रहे हैं, हम मोशन का मतलब व्हीकल के मोशन से नहीं कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल मोशंस हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की मोशंस हैं, जो प्लांट्स की मोशंस हैं, जो जीव और जो ग्रोथ होती है, इवन एम्ब्रियो के अंदर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हम मेज़र कैसे करें और हम क्यों नहीं कर पाए। जब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये ग्रोथ हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस ग्रोथ को हम
पहचानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, विजिबल फॉर्म में हम ग्रोथ को, बढ़ता हुआ किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। और फिर उन्होंने कहा, इसी को समझने के लिए मैक्स प्लांक नाम से एक कांस्टेंट का जन्म हुआ। मैक्स प्लांक एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक कांस्टेंट दिया और जिसको कहा गया, जिसका डिनोशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो वह कांस्टेंट क्या है? उस कांस्टेंट ने ये कहा कि जो हमारी लिमिट है डिटेक्शन का, मेजरमेंट का एक लिमिट डिसाइड किया, ये कैलकुलेशंस के आधार पर, एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग किसी भी तरीके से, कोई भी मशीन का यूज करके, अपना इंटेलिजेंस यूज करके, जो मोशन है, जो ग्रोथ है या मोशन है या कोई भी एक्टिविटी है, उसका एक लिमिट है जिसके नीचे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसको कहा गया लिमिट ऑफ मेजरमेंट, और उस लिमिट ऑफ मेजरमेंट को ही प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। वो क्या है? उसका एक वैल्यू दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 1.06 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। क्या कहा? 1.0 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये मोमेंट मिनिमम मोमेंट है जिसको कोई भी ह्यूमन, कोई भी इस नेचर में डिटेक्ट कर पाता, कर सकता है। उसके नीचे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि मोशन और मोमेंट इसके नीचे भी हो रहा होता है। तो हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो ब्रेन है, कॉन्शियसनेस है, वो इस लिमिट के नीचे डिटेक्ट, मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है बढ़ते हुए, बढ़ते हुए एक्सपीरियंस कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता। तो इसको कहा गया लिमिट ऑफ मेजरमेंट। इसी के पैरेलल जब हम सोचते हैं, ये तो क्वांटम फिजिक्स का मॉडर्न सिद्धांत है जो बहुत ग्रेट सिद्धांत है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का फिलोसफी बिल्कुल पैरेलल है क्वांटम फिजिक्स के, और वो कहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी चीजों के अंदर गति है। तो कोई भी स्टेबल नहीं है, एवरीथिंग इज इन मोशन। और क्योंकि मोशन है तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। आगे कहता है, बुद्ध ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि इफ नो मोशन, अगर गति ना हो, देर इज नो नेचर, यह नेचर नहीं होगा, यह प्रकृति नहीं है। अगर प्रकृति नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है, नो लाइफ। और अगर लाइफ नहीं है तो कोई मैटर भी नहीं होगा, और मैटर नहीं होगा कोई एटम भी नहीं होगा, और जब एटम नहीं होगा तो कोई कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा, और जब कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो कोई जन्म नहीं होगा, और जब कोई जन्म नहीं होगा तो कोई मृत्यु नहीं होगी। यह है बुद्ध का सिद्धांत। आप समझिए 2000 साल पहले का थिंकिंग किस लेवल का थिंकिंग होगा, जो ये कह रहा है कि इफ नो मोशन, इस सृष्टि में अगर गति ना हो तो ये नेचर नहीं होगी, ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड नहीं हो सकता। और अगर ये नेचर नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं होगी, कोई लाइफ नहीं होगा तो कोई मैटर भी नहीं होगा, जब मैटर नहीं होगा तो कोई एटम ही नहीं होगा, और जब एटम नहीं होगा तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा। ये सीक्वेंस आप समझिए। और जब कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो कोई जन्म नहीं होगा, मतलब कॉन्शियसनेस का संबंध जन्म से है, और कॉन्शियसनेस जन्म से पहले की वस्तु है। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, इसका मतलब जन्म बाद में आया, पहले कॉन्शियसनेस है। और जब जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो गति ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। आगे बुद्ध कहते हैं कि ये जो नेचर है वो कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता, द नेचर नेवर बी इन द रेस्ट। तो मोशन हर चीज के अंदर है, एटम्स के अंदर भी मोशन है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनके अंदर भी मोशन है। वो जिनसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने हैं उनके अंदर भी मोशन है। तो मोशन एवरीवेयर, आप जितने नीचे जाएंगे हर जगह मोशन ही मिलेगा, विदाउट मोशन कुछ भी नहीं हो सकता।
आगे कहते हैं यस। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स का स्पष्ट मानना है कि मेजरमेंट्स जो हो रहे हैं, जो हम प्लांक कांस्टेंट के ऊपर जिनको हम मेजर करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो कलर है, जो क्लासिकल फिजिक्स जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन चीज़ों को क्वांटम फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि अपीयरेंस ऑफ द कलर, जो भी हम कलर देखते हैं, वो क्वांटम इफेक्ट है। जो साइज हम देख रहे हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स में साइज का डेफिनेशन, उसको इस्टेब्लिश करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि साइज क्वांटम इफेक्ट का कारण है। एटॉमिक साइज भी क्वांटम इफेक्ट के कारण है। ऑल काइंड ऑफ शेप्स, मतलब जो साइज और शेप है, जो आकार है किसी भी वस्तु का आकार, वो क्वांटम इफेक्ट है। और ये क्वांटम इफेक्ट को मेजर करने का लिमिट है, और उस लिमिट को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। उसके नीचे कोई भी साइन, ये हमारा लिमिट है, मनुष्य का लिमिट है, उसके नीचे हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोशन उस लिमिट के नीचे नहीं हो रहा है, मोशन कंटिन्यू है। इन सब चीज़ों को जब हम बात करते हैं बौद्ध फिलोसफी के साथ, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, पैरेलल हम बात कर रहे हैं, तो बुद्ध फिलोसफी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एटम इज द यूनिट ऑफ नेचर। और इस एटम के अंदर चार तरीके के फैक्टर हैं, जैसे कि एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको पृथ्वी बोला गया, एलिमेंट ऑफ बाइंडिंग, जिसको एपो बोला गया, एलिमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान, जिसको तेजो बोला गया है, और एलिमेंट ऑफ मोशन, जिसको वायु बोला गया है। और ये एलिमेंट ऑफ मोशन सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे अंदर गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें सीक्वेंस है, सबसे पहले एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस है, फिर बाइंडिंग एलिमेंट है, फिर टेम्परेचर है, उसके बाद मोशन है, उसके बाद वाइब्रेशन, कंपन। और ये सब मिलकर, बिकॉज ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, ये सब मिलकर कॉन्शियसनेस की लेयर्स का निर्माण करते हैं। बुद्ध का बहुत स्पष्ट फिलोसफी है, इसको बहुत डिटेल में अभिधम्म पिटीका में पढ़िएगा, तो ये सब चीजें स्पष्ट तौर पर लिखा है, लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे बनता है। आगे बुद्ध फिलोसफी कहती है कि मोशंस हैं, लेकिन इनको ऑब्जर्वर कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। 2000 साल पहले ये कहा है, जो क्वांटम फिजिक्स ने 19वीं शताब्दी में कहा, वह बुद्ध फिलोसफी ने 2000 ईयर्स बिफोर कहा है कि देर आर मोशंस, लेकिन कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। कोई भी व्यक्ति इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इट कैन ओनली एक्सपीरियंस बाय मेडिटेशन। देखिए, उन्होंने कहा है, यहाँ एक बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि आज का विज्ञान भी लिमिट में बात करता है। वो कहता है मैक्स प्लांक कांस्टेंट है, जो लिमिट है मेजरमेंट का। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? ये मोशंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन वाया मेडिटेशन, किसी फिजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू नहीं, बट वाया मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप वो गति भी देख सकते हैं जो आप फिजिकल मीन्स से कभी भी नहीं देख पाएंगे। आगे जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्वांटम मॉडर्न सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स और बुद्ध फिलॉसफी में क्या समानता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एटम्स और वेव्स जो भी है, इट कैन पेनिट्रेट टू द हाई माउंटेन्स, किसी भी चीज के आर पार जा सकते हैं, पार्टिकल्स और वेव्स। वह पेनिट्रेबल है, पेनिट्रेट कर सकता है, और इसको टनलिंग इफेक्ट कहा गया है, दैट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। मतलब वेव्स जो हैं वो
ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, वह माउंटेन के अंदर से भी गुजर सकती हैं। यह प्रूव भी करके दिखाया गया। अभी टनलिंग इफेक्ट्स क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज हो रहा है, ये मॉडर्न सिद्धांत है। बुद्धा ने भी कहा है कि कॉन्शियसनेस, जिसको वेव फॉर्म में वो मानते हैं, एक तरंग है, कॉन्शियसनेस तरंग है, और वह तरंग फ्लो कर सकती है इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये बुद्ध ने भी कहा है। कितना क्लोज दर्शन है, विज्ञान के कितना पास है। वो कहते हैं कॉन्शियसनेस एक तरंग है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, और इस ट्रेवल में कोई ऑब्स्टेकल उसके आगे उसका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो कॉन्शियसनेस का मोमेंट में कोई ऑब्स्टेकल नहीं, वह एक तरंग है और वो मूवमेंट कर सकता। और इसी को मॉडर्न सिद्धांत टनलिंग इफेक्ट कह रहा है। क्वांटम फिजिक्स इसी को तो टनलिंग इफेक्ट कहता है। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस टनलिंग इफेक्ट के थ्रू काम करता है। बात करते हैं, और तो यही है द साइंस का जिस्ट। और बौद्ध फिलॉसफी के साथ में साइंस कितना घुला मिला हुआ है, यह समझकर आश्चर्य है कि बौद्ध फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी नहीं, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। अगर हम बात करें कि हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु एक और इसमें है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि द मेजरमेंट्स, जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, वह हम प्लांक कांस्टेंट के नीचे एग्जैक्ट मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते, इसका भी वो एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कॉस प्लांक कांस्टेंट के नीचे के जो यूनिट्स हैं, अगर हम उसको डिवाइड कर दें और मेज़र करें, तो मेज़रमेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम सेम मेज़रमेंट सेम वैल्यूज़ का आउटकम नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। आप किसी चीज़ को एक बार मेज़र करते हैं, उसको उसमें आउटकम में वेरिएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल द थिंग्स इन दिस नेचर आर चेंजेबल, चेंज हो रही है, हमेशा एक जैसी है ही नहीं, हमेशा चेंजेस है। और अगर मैं एक एटम की बात कर दूं और एटम की मोमेंट को हम मेजर कर रहे हैं, तो उस एटम्स को अगर हम 4 भागों में बांटें, तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि उन 4 भागों में से कम एक भाग यानी कि 25% चेंज हमेशा होगा। अगर 3 भाग मीन्स 3/4 का एक एटम है, 3/4 पार्ट अगर कांस्टेंट हो भी, तो भी एक पार्ट 1/4 चेंज हो जाएगा। और यही कारण है कि ऑल द मेजरमेंट्स जितनी बार हम करेंगे, हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। यही तो बुद्ध कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं बुद्ध? उनका कहना है कि जो थॉट्स हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो एक वेव है, वह ट्रेवल करता है, लेकिन वो ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल के टाइम भी चेंज होता है, और जो रास्ते में उसके जो मीडियम में जो एक्सपीरियंस वो गेन करता है, उनके साथ वो अमलगेट होकर के उनके साथ मिक्स होकर आगे बढ़ता है। तो हर क्षण में वह बदल रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड का भी अगर हम हिस्सा लेते हैं, तो कॉन्शियसनेस में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। यही है पॉइंट जिसको अब साइंस मानने के लिए मजबूर हो रहा है, देख रहा है। उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी ये कह रहे हैं कि यस, मेजरमेंट हो सकता है, बट कांस्टेंट मेजरमेंट कभी नहीं हो सकता। यही हम जब विज्ञान में भी हम रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक ही एक्सपेरिमेंट को हम 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करें, आउटकम पास पास होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। एक ही सॉल्यूशन ऑफ वाटर का भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम करते हैं, तो डिफरेंट हमको ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो मिलती है। उसकी जो वैल्यूज आती हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो वैल्यू है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में माइन्यूट चेंज होगा ही होगा, जबकि वाटर मॉलिक्यूल सेम होता है। यही कारण है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम ऑलवेज सिमिलर कभी नहीं होता। इसका रीज़न भी बौद्धिस्ट फिलोसफी में बहुत क्लियरली
पहले से ही दिया गया है, जो क्वांटम फिजिक्स के बिल्कुल समान। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बौद्ध फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। और अगर हम डिटेल में जाएंगे, जितना डिटेल हम अभिधम्म पिटका की जो ग्रंथ है उसको हम अगर बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर अगर उसका अध्ययन करें, तो हमको लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल जो आज भी मॉडर्न फिजिक्स में अभी कंसिडर नहीं हो रहे हैं, वह शायद अभिधम्म पिटका को पढ़कर हम उनकी तरफ हमारा ध्यान जा सकता है। तो इन कंक्लूजन हम अंत में यही कहेंगे कि बौद्ध फिलॉसफी प्योरली साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर एक्सपीरियंस की गई और एक्सपीरियंस के ही नहीं रियलाइज किया गया एक फिलॉसफी है, जिसमें कोई नॉन साइंटिफिक थिंग्स को बढ़ा चढ़ाकर कहने की गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर हम समझना है तो थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड होना जरूरी है। आम लोग, नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग इसको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो थोड़ा भी साइंस बैकग्राउंड से है, वह अभिधम्म पिटका को अगर अनबाइस्ड होकर साइंस बैकग्राउंड के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, तो उनको लगेगा कि उन्होंने जो भी विज्ञान में पढ़ा है वो तो अभिधम्म पिटका में भी है। और इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो भी लोग अभिधम्म पिटका या बौद्ध दर्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको साइंटिफिक बैकग्राउंड के आधार पर समझने की कोशिश करें। और मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको अपने जीवन में एक साइंस के तौर पर उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।